जय श्री राम। श्री बालाजी फलित ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह है राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर। अभी तक हमने मेष से लेकर के कन्या राशि वाले जातकों के लिए जाना कि राहु और केतु का यह गोचर इन जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि पर। आज हम देखेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं 7 मार्च 2019 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 मार्च को राहु कर्क राशि से मिथुन राशि में रात को 2:48 पर प्रवेश करेंगे और केतु मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो राहु और केतु का गोचर है यह बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राशि में राहु और केतु 18 महीनों तक रहते हैं और यह जो अवधि है यह काफ़ी लंबी अवधि है। तो इस गोचर का सभी जातकों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि देव के पश्चात राहु और केतु का गोचर की अवधि सबसे लंबी होती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यह राहु और केतु का जो गोचर है यह चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि कहलाती है और आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही राहु और केतु के गोचर का यह फलादेश है। क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि गोचर के फलादेश चंद्र राशि के आधार पर ही करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन है और वेद वाक्य है चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, तो जो भी सुखद प्रभाव पड़ेगा वह मन पर पड़ेगा, जो भी दुखद प्रभाव पड़ेगा वह मन पर ही पड़ेगा। तो सुख और दुख इसकी जो अनुभूति है वह हमें मन के द्वारा होती है। चूँकि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, इसलिए गोचर के फलादेश चंद्र राशि के आधार पर ही करने चाहिए। तो हमारा यह जो राहु और केतु का गोचर का फलादेश है यह चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि जन्म राशि है और उसी के आधार पर राहु और केतु का यह गोचर का फलादेश है। तो हम इस वीडियो में गोचर के फलादेश पर भी चर्चा करेंगे, वैध विचार भी करेंगे, विपरीत वैध विचार भी, और अगर कोई राहु या केतु आपके लिए अशुभ फलदायक है तो उसके हम कुछ उपाय भी बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु उनकी चंद्र राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 9वें भाव में राहु का यह गोचर शुभ फलदायक नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि क्या वाकई में राहु तुला राशि वाले जातकों के लिए अशुभ फलदायक है या वह अशुभ फलदायक होकर के भी अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो ये जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। तो पहले हम बात करते हैं गोचर के फलादेश पर। चूँकि 9वां जो भाव है वह धर्म का भाव है और राहु का अशुभ गोचर होने की वजह से तुला राशि वाले जातकों के धार्मिक कार्यों में रुचि कम रहेगी, उन्हें धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी। अब चूंकि जो 9वां भाव है वह पिता का भाव है और राहु के इस अशुभ गोचर से यह जो समय है यह पिता के लिए सही नहीं है। यह हो सकता है कि तुला राशि वाले जातकों का अपने पिता से या पिता समान व्यक्ति से मनमुटाव हो, मतभेद हो, या पिता की तबीयत सही नहीं रहे, या यह भी हो सकता है कि वे अपने पिता से दूर जाए। तो यह जो समय है यह पिता के लिए सही नहीं है। तो अतः तुला राशि वाले जातक के लिए यह अच्छा होगा कि वो अपने पिता का आदर सम्मान करें। 9वां जो भाव है यह शुभ भाव है, तो यहाँ पर अशुभ गोचर होने की वजह से इस अवधि के दौरान तुला राशि वाले जातकों के मानसिक रूप से परेशानी, आर्थिक रूप से परेशानी आने की संभावना है। तो इसलिए धन से संबंधित जो भी आपके डिसीजन हैं वे सोच समझकर ही लें, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह काफ़ी अच्छा होगा।
अब नवम जो भाव है वह लंबी यात्राओं का भी भाव है, और राहु के इस अशुभ गोचर की वजह से यह भी संभावना है कि तुला राशि वाले जातक इस अवधि के दौरान उनकी यात्राएं काफ़ी हो या उनकी लंबी दूरी की काफ़ी यात्राएं हो। तो यह जो प्रभाव है गोचर का, यह इस अवधि के दौरान तुला राशि वाले जातकों को मिलने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यह जो गोचर हो रहा है यह मिथुन राशि में हो रहा है, और मिथुन राशि में राहु काफ़ी बलवान माना जाता है। तो इसलिए जो भी अशुभ फल बताए गए हैं वे उतनी मात्रा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु का गोचर मिथुन राशि में है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि गोचर के फलादेश करते समय वैध विचार भी करना चाहिए। अब वैध विचार क्या है? वैध विचार का मतलब है गोचर में ग्रहों के प्रभाव को रोकना, यानी कि अगर वह शुभ फलदायक है तो वैध लगने से वह अपना शुभ फल नहीं दे पाता है, या अगर अशुभ फलदायक है तो वैध लगने से वह अपना अशुभ फल नहीं दे पाता है। तो शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि गोचर के फलादेश के समय वैध विचार भी जरूर करना चाहिए। बिना वैध विचार किए गोचर के फलादेश नहीं करने चाहिए। तो हम इस वीडियो में वैध विचार भी जरूर करेंगे। अब शास्त्र ये कहता है कि जब राहु चंद्र राशि से नवम भाव में गोचर करे, तब गोचरस्थ ग्रह से छठे भाव में कोई ग्रह गोचरवश आएगा तो राहु को विपरीत वैध लग जाएगा और राहु अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। यानी कि अगर तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु जो है नवम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, तो नवम भाव से छठा भाव हुआ दूसरा भाव, तो दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक राशि दूसरे भाव में आती है। तो इसका मतलब है कि जब भी गोचरवश कोई ग्रह वृश्चिक राशि में आएगा तब राहु को विपरीत वैध लग जाएगा और राहु अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि में कोई ग्रह गोचरवश कब आ रहा है। सूर्य वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक रहेंगे। फिर उसके बाद मंगल वृश्चिक राशि में 25 दिसंबर से लेकर के अगले साल 7 फरवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। बुध भी वृश्चिक राशि में 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहेंगे, और शुक्र 28 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। गुरु भी वृश्चिक राशि में 23 अप्रैल से लेकर के 4 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो इस दौरान राहु को विपरीत वैध लग जाएगा और राहु अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा। अब देखिए यह जो राहु को विपरीत वैध लग रहा है इसकी अवधि कितनी लंबी है। आप देखेंगे गुरु जो है वह वृश्चिक राशि में 23 अप्रैल से रहेगा और फिर 4 नवंबर तक रहेगा, यानी कि अकेले गुरु के वृश्चिक राशि में गोचर करने की वजह से राहु को विपरीत वैध लग जाएगा और राहु अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो यानी कि 23 अप्रैल से लेकर के 4 नवंबर तक गुरु की वजह से, और फिर मंगल जो है वृश्चिक राशि में 25 दिसंबर से लेकर के अगले साल 7 फरवरी तक गोचर रहेगा। यानी कि पूरे साल राहु को विपरीत वैध लगने की वजह से राहु अपना अशुभ फल तुला राशि वाले जातकों को नहीं दे पाएगा। तो अब आप ये देखिए कि विपरीत वैध की वजह से तुला राशि वालों के लिए अशुभ फलदायक राहु भी अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो यह तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही अच्छी बात है। तो यह रहा आपके लिए राहु का गोचर। अब हम बात करते हैं केतु के गोचर की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए केतु का गोचर उनकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, और तीसरे भाव में केतु का यह गोचर बेहद ही शुभ फलदायक है। अब चूंकि तीसरा जो भाव है वह साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का भाव है, और केतु के यहाँ शुभ गोचर की वजह से तुला राशि वाले जातक बेहद ही साहसिक कार्य करेंगे। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, और इसी पराक्रम की वजह से वे काफ़ी साहसपूर्ण
डिसीजन ले पाएंगे, वे कोई बड़े डिसीजन भी इस अवधि के दौरान लेंगे और उनमें पूर्ण रूप से सफल भी रहेंगे। अब चूंकि तीसरा जो भाव है वह छोटी यात्राओं का भाव है और केतु के इस शुभ गोचर की वजह से तुला राशि वाले जातक इस अवधि के दौरान काफ़ी यात्राएं रहेगी, यानी कि उनकी काफ़ी छोटी मोटी यात्रा इस अवधि के दौरान चलती रहेगी। अब तीसरा जो भाव है वह उपचय का भाव है। उपचय का भाव यानी कि वृद्धि का भाव। तो यहाँ पर केतु का जो गोचर है वह शुभ फलदायक है। इस वजह से तुला राशि वाले जातकों का इस अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने की संभावना है। अगर वे नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उन्हें नई जॉब मिलने की संभावना है, यानी कि धन लाभ होने के पूर्ण योग इस अवधि के दौरान बन रहे हैं। तो यहाँ पर उपचय स्थान में शुभ गोचर से तुला राशि वाले जातकों को निसंदेह धन लाभ होगा। अब यह जो गोचर है, इस गोचर की वजह से वे काफ़ी आगे रहेंगे, यानी कि अपने जिस कार्य क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में फ्रंट पर आकर के वे काम करेंगे। तो यह उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब पहले से ही शनि महाराज तुला राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च को केतु भी तीसरे भाव में आ जाएगा। तो 7 मार्च से तुला राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में शनि और केतु की युति हो रही है और यह युति तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ फलदायक है। तो और उससे भी अच्छी बात यह है कि केतु का यह गोचर धनु राशि में हो रहा है और धनु राशि में केतु काफ़ी अच्छे फल देता है, काफ़ी बलवान माना जाता है। तो केतु का यह जो गोचर है यह तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ फलदायक है। अब वैध विचार भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि गोचर के फलादेश में वैध विचार भी जरूर करना चाहिए। तो अब हम केतु का भी वैध विचार जरूर करेंगे। अब बात करते हैं केतु के वैध विचार की। चूँकि शास्त्र में कहा गया है कि जब केतु चंद्र राशि से तीसरे भाव में गोचर करे तब चंद्र राशि से 12वें भाव में कोई ग्रह गोचरवश आता है तो केतु को वैध लग जाता है। अब चूँकि केतु जो है वह तुला राशि के तीसरे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्र राशि से 12वीं राशि हुई कन्या राशि, यानी कि जब भी कोई ग्रह कन्या राशि में गोचरवश आएगा तब केतु को वैध लग जाएगा और केतु अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो आइए देखते हैं कि केतु को वैध कब लग रहा है। सूर्य कन्या राशि में 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। फिर बुध भी कन्या राशि में 11 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक गोचर करेंगे। शुक्र भी कन्या राशि में 10 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक और मंगल 25 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी कि 10 सितंबर से लेकर कर 9 नवंबर तक 10 सितंबर से 9 नवंबर तक कन्या राशि में इन ग्रहों के गोचर की वजह से केतु को वैध लग जाएगा और केतु अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। यानी कि यह जो अवधि है बहुत ही कम अवधि है, लेकिन 10 सितंबर से पहले केतु अपना पूर्ण शुभ फल तुला राशि वाले जातकों को देगा और फिर 9 नवंबर के बाद केतु अपने पूर्ण फल तुला राशि वाले जातकों को देगा। तो मित्रों, आपने देखा कि राहु और केतु का यह जो गोचर है यह तुला राशि वाले जातकों के लिए कितना शुभ फलदायक है। राहु यहाँ पर अशुभ फलदायक होकर के भी अपना अशुभ फल तुला राशि वाले जातकों को नहीं दे पाएगा और केतु शुभ फलदायक होकर के पूरे साल अपना शुभ फल तुला राशि वाले जातकों को यहाँ पर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।